पे और विश्व भूगोल में फाउंडेशन के हिसाब से ही करनी है ना, प्री प्लस मेंस। तो सिलेबस देखे जरा पहले, या देखा हुआ है? नहीं, सिलेबस देखते हैं प्री और मेंस का, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या स्टाइल से, 10 मिनट जरा, उसके बाद लगातार चर्चा करेंगे, ठीक है? तो प्री का क्या सिलेबस है जरा देखते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और फिर मेंस का। वर्ल्ड ज्योग्राफी, पर्वत, पठार, मैदान व मरुस्थल। ये 4 टॉपिक दे रखे आपके पहले यूनिट के अंतर्गत, प्रमुख भौतिक विशेषताओं में पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल विश्व के। गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई, लाइव में जो जुड़े सभी को टॉपिक देखे। विश्व की नदियां व झीलें। सेकंड टॉपिक, विश्व के कृषि प्रकार। पांचवा यूनिट दे रखा है पर्यावरणीय समस्या है। साइंस हो गई आपके? हो गई थी? कंप्लीट हो गई या? ठीक है। एनवायरमेंट टॉपिक भी हो गया? एनवायरमेंट टॉपिक किसने कराया? महेंद्र जी? क्या महिपाल जी सर? प्रकाश जी सर। देखिए, पांचवा यूनिट है पर्यावरणीय समस्या और समाधान है अच्छे से, लेकिन उसमें एग्जैक्ट 2-3 हेडिंग है, वो आपके सामने लिखूंगा। पर्यावरणीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, पर्यावरणीय मुद्दे। वनोन्मूलन,
जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन अवक्षय। ये है आपके प्री के मुद्दे, आरएस प्री का सिलेबस विश्व भूगोल के अंतर्गत। यहां तक नोट करें प्री का सिलेबस। फिर देखते हैं मेंस का। थोड़ा सा चेंज है। आंतरिक संरचना। एवं पर्वत पठार मैदान और मरुस्थल। सेकंड यूनिट। हाँ, सबके सवालों के जवाब दूंगा। एक बार सिलेबस लिख लो, कितने सवाल आते हैं, क्या आते हैं, कौन से सवाल आए हैं पिछले बार। भूकंप एवं ज्वालामुखी।
एवं उनका प्रभाव। पर्यावरणीय मुद्दे, ये सिलेबस है। ये आपके प्री और मेंस का सिलेबस दे रखा है, कुछ चीजें कॉमन है। सर प्री मेन भारत भूगोल में कितने क्वेश्चन आते हैं? देखो, विश्व भूगोल से लगभग हर यूनिट से एक सवाल बनता है, एक यूनिट से एक सवाल, क्योंकि 150 सवाल आएंगे। टोटल कितने सवाल आते हैं आपके प्री में? कितने सवाल आते हैं? 150 सवाल। लगभग सारा टॉपिक मिला लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, 150 लगभग टॉपिक बनते हैं। एक एक यूनिट से एक एक सवाल बनेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। हर यूनिट से लगभग एक एक सवाल, लगभग। अब एग्जामिनर देना चाहे तो 2 देते, 3 देते, अलग बात है। हर यूनिट से एक एक सवाल। ज्योग्राफी में करीबन 5 से 6 प्रश्न आते रहते हैं, कभी कभी 7 भी आ जाते हैं टॉपिक में, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जो साइंस में भी है, ज्योग्राफी में भी है। अब चाहे साइंस में गिन लो चाहे ज्योग्राफी में, तो इस टॉपिक में कॉमन है, तो 2 सवाल आ जाते हैं कई बार। तो 5 से 7 प्रश्न इससे रिलेटेड बनते हैं, हर यूनिट का एक प्रश्न। ये तो बनता है प्री में। मेंस में एक 20 शब्द, एक 50 शब्द, एक 100 शब्द, ये तो पक्का है। इसके अलावा कई बार 2 20 शब्द के, या 2 50 शब्द के, और एक 100 शब्द का। या तो 2 आ जाते हैं 20 शब्द के, या 2 50 शब्द के, या और एक आता है 100 शब्द का। तो 20 शब्द का एक, 50 शब्द का एक, 100 शब्द का एक, मिनिमम ये तो रहते ही रहते हैं। कई बार 2 प्रश्न भी हो जाते हैं इनमें, चाहे वो 20 वाला पड़ जाए या 50 वाला। ये रहते मेंस में इनके। तो ये है आपके प्री और मेंस का सिलेबस। इसमें देखो कुछ कॉमन बात यह है, प्रमुख भूभौतिक आकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, फर्स्ट यूनिट है वो कॉमन है। इसका मतलब प्री में भी पढ़ना है, मेंस के हिसाब से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। और इसमें जो कॉमन है पर्यावरणीय मुद्दे, इसमें नाम नहीं लिखा है लेकिन है वही पर्यावरणीय मुद्दे, ये पर्यावरण के मुद्दे। 5th यूनिट दोनों में कॉमन है। पहला, इधर से पहला और ये दूसरा, एक यूनिट और एक ये यूनिट, 2 यूनिट आपके कॉमन है जो थोड़े डिटेल से पढ़ने पड़ेंगे, अर्थात प्री और मेंस दोनों एंगल से। ये आपके टॉपिक रहेंगे विश्व भूगोल के अंतर्गत प्री में और मेंस में। पिछले बार टॉपिक बना था एक, तो इससे मेंस में और सवाल बना था, भूकंप वगैरह से बन जाता है, कभी ज्वालामुखी से बन जाता है, इस तरह का वितरण पूछा गया था, ज्वालामुखियों का वितरण बताइए, ये सवाल इससे पूछे जाते हैं। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से प्रश्न पूछा गया था पिछले बार, 1, 2 और 3, ये 3 टॉपिक थे। तो लगभग एक एक यूनिट से एक एक सवाल, इनसे 3 सवाल 4 सवाल बनते हैं। ये टॉपिक आपके प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व के कृषि के प्रकार, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ सिलेबस में जुड़े हुए, कुछ टाइम ही हुआ है। पिछले एक बार ही था पेपर हुआ है, तो पिछले बार जो पेपर था उसी में जुड़ा था, उससे पहले RS प्री में ये टॉपिक नहीं था। ये टॉपिक नहीं था तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसके सवाल बनते हैं। लैब असिस्टेंट में भी ये टॉपिक था, खूब सारे सवाल बने, वहाँ इस टॉपिक से 5 से 7 प्रश्न थे। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नया जुड़ा है तो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एग्रीकल्चर वैसे ही भारत के लिए भी महत्वपूर्ण, विश्व के लिए भी, तो इस टॉपिक से सवाल बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया जुड़ा है।
विश्व के कृषि के प्रकार। तो कोई दिक्कत, कोई सवाल पूछना तो बोलो। क्या प्रश्न आए तो प्रश्न समझा दिए। प्री में लगभग एक एक यूनिट से एक, और मेंस में 4 सवाल। 3 तो पक्के हैं, 20 शब्द, 15 शब्द, 50 शब्द, 200, सॉरी 15, 50 और 100 शब्द, और एक आध सवाल कभी कभार 50 और 15 में एक्स्ट्रा आ जाता है। ये सवाल बने। पिछले सालों के सवाल देखे पिछले बार के सवाल ना देखे तो आपके सामने अवेलेबल करा देंगे, या उत्कर्ष ने करवाए भी थे, याद करिए सभी सब्जेक्टों में, और नहीं है तो आपको अवेलेबल करा देंगे। पिछले साल के जो सवाल है उनके आंसर क्या क्या होने चाहिए, कैसे कैसे आंसर देने पिछले सालों के आए, वो आपको पेपर अवेलेबल करा दूंगा मैं, कि पिछले साल जो प्रश्न आए उनके आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। वो मैंने एक क्लास ली हुई है उत्कर्ष ऐप पर भी, जिसमें मैंने सारा सॉल्यूशन करवाया पिछले साल के पेपर का, तो वो आपको पेपर के रूप में यहाँ पर अवेलेबल करा देंगे, आंसर लिखा हुआ सीट के रूप में। ठीक है, पिछले साल वाले, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे आंसर लिखना है। और अपना कोई प्रश्न हो तो बताओ। भारत भूगोल से कितने हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने हैं, भारत भूगोल से कितने हैं मेंस में? भारत वाला पढ़ा था तब बताया था, याद करें। भारत भूगोल से भी एक एक यूनिट से एक, ये मान के चल दो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एक एक यूनिट से एक एक प्रश्न आएगा, क्योंकि सारे आपके यूनिट 1 के लगभग 150 बन जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, साइंस, मैथ्स, 150 यूनिट और 150 टॉपिक, लगभग एक यूनिट से एक सवाल हर सब्जेक्ट में, ये मान के चलो। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। सिलेबस से रिलेटेड कोई समस्या, कोई बात नहीं समझ में आई किसी में तो बोलो, फिर आगे चर्चा करें। कोई दिक्कत नहीं तो देख लीजिए, 2 यूनिट कॉमन है, पहला और ये दूसरा, और ये 5वां, ये हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और एक बात बताओ मुझे जरा, साइंस में ये पढ़ी या नहीं? नहीं पढ़ी? ऐसा तो नहीं हो सकता, साइंस वाले सर ने नहीं पढ़ा। साइंस में भी तो है पर्यावरण, बताओ, एनवायरनमेंट तो है ही है ना, तो साइंस में पढ़ा होगा। अभी तक साइंस वाले सर ही पढ़ाता है, मैं ज्योग्राफी में कुछ बैचों में मैं जैव विविधता पढ़ाता, और वो साइंस के मुद्दे पढ़ाते हैं। साइंस के अगर नहीं हुए तो फिर मैं करवाऊंगा, और हो गए तो बार बार डबल रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। बताइए, साइंस में नहीं हुआ तो भाई मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सिलेबस को बहुत अच्छे से देखा करो। जो भी टीचर आए उनको कहो ऐसा ही काम करे मेरे जैसा, जैसा मैंने सिलेबस आपके सामने लिखा है। टॉपिक कंप्लीट होंगे और आपको एकदम क्लियरली बता दूंगा, आपको भी पता लगेगा हमें क्या क्या पढ़ना है। ये टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए कि विश्व भूगोल के प्री में ये है, मेंस में ये है। ये प्री के लिए पढ़ना है, ये मेंस के लिए पढ़ना है। अब इसमें ये टॉपिक मैंने नहीं कराया तो इसका मतलब इनकम्प्लीट है। तो वैसे ही टॉपिक जितना भी हो कंप्लीट पढ़ना है, सब कुछ उसके अंतर्गत एकदम क्लियर होना चाहिए मेरे सिलेबस में क्या है, ये आपको मालूम होना ही चाहिए। तो कल मैं ये टॉपिक करवा के नहीं जाऊं तो आप मुझे कह सकते हो कि सर प्रादेशिक विश्व के औद्योगिक प्रदेश अभी बाकी है। तो एकदम क्लियर आपके फर्स्ट पेज पे सिलेबस लिखा होना चाहिए, ताकि एनी टाइम आइडिया रहे क्या पढ़ रहे और क्या नहीं पढ़ रहे। चलिए कोई नहीं, करवाऊंगा मैं, पर्यावरण के मुद्दे डिटेल से वर्णन करेंगे। तो बताएं, हाँ पर्यावरण का मेरे को नहीं बोला था, चलिए कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। ठीक है, मैं करवा दूंगा। वैसे हमारा जैव विविधता हमेशा मैं करवाता हूँ, पर्यावरण साइंस वाले कराते, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कह दिया तो करवा दूंगा। पर्यावरण के मुद्दे बढ़िया से करवा देंगे, जितने भी है डिटेल से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए वो कोई दिक्कत नहीं, समाधान आपको तो करना है, चाहे मेरे से करो चाहे सर से। जैव विविधता मैंने करवा दिया था पहले, याद करिए, और पर्यावरण वाला हो जाएगा। तो बातें शुरुआत करते हैं पहले यूनिट से, यहीं से शुरुआत हम लोग करेंगे। पर्वत पढ़ेंगे, मैदान पढ़ेंगे, इसको और इसको ध्यान में रखते हुए मैं ये टॉपिक चर्चा करूंगा किस बेस को लेकर, प्री भी और मेंस भी। जैसे पर्वत किसे कहते हैं, परिभाषा, पर्वत के प्रकार कितने होते हैं, आयु के अनुसार पर्वतों का वर्गीकरण, और विश्व के प्रमुख पर्वत कौन कौन से, रॉकीज, पर्वत, एंडीज, हर एक का चित्र बनाकर उनका डिटेल से वर्णन। तो मेंस प्री में तो रहेगा देखिए इस टॉपिक में क्या पढ़ना है और मेंस में क्या पढ़ना है, अंतर समझना।
पर्वतों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये आरएस मेंस में सवाल आ रखा है, तो पर्वतों के प्रकार किस में बनेगा? मेंस में। अगर लिखा आता है ऑब्जेक्टिव में, विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत। इस तरह के सवाल आएंगे किसमें? प्री के अंतर्गत। तो इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी। तो ये टॉपिक पहले बता रहा हूँ, दोनों का मैं एक साथ ही पढ़ाऊंगा। ये जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी डिटेल से साथ में लेते हुए पढ़ेंगे, एक ही नहीं बल्कि 2 यूनिट एक साथ पूरे होंगे। ठीक है? तो प्रमुख भौतिक विशेषताएं, तो हेडिंग डाल दो, विश्व की प्रमुख भौतिक विशेषताएं। पहला यूनिट इधर से और इधर से सेकंड हो गया। विश्व की प्रमुख भौतिक विशेषताएं। सर आप ही पढ़ाओगे, तो इसका जवाब तो मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे पढ़ना चाहोगे तो बताओ, मैं ही पढ़ा दूंगा। नहीं चाहोगे तो आज के बाद नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात है, जैसा आप कहोगे। अब जवाब लिख के दे दो। प्रमुख भौतिक विशेषताएं, और उससे पहला टॉपिक देखते हैं पर्वत। विश्व के प्रमुख पर्वत, मेजर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। रविशंकर जी भाई, आपका सवाल है, थोड़ा क्लियर कर दो, फिर आगे मैं ले। सर ज्योग्राफी बेसिक, फिजिकल नहीं समझा भाई। सर फिजिकल ज्योग्राफी बेसिक चैप्टर देखो, हमारा सिलेबस में दे रखा है पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। तो नहरें नहीं पढ़नी है। क्या नहीं पढ़नी है? नहरें पढ़नी नहीं है, उसने लिखा ही नहीं है। इसने क्लियर कर दिया है कि विश्व की भौतिक विशेषताओं में क्या पढ़ना है? पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। नहरें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और बेसिक जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। क्लियर है सिलेबस में? अगर ये इतना सही लिखता प्रमुख भौतिक विशेषताएं, तो हम सोचते क्या पढ़े इसके अंतर्गत, क्या क्या और टॉपिक हो सकते हैं। लेकिन 4 नाम दे रखे हैं, 4 के अलावा 5वां पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिलेबस डिफाइन आ जाता है, डिटेल आ जाता है। इसका मतलब इस यूनिट में नदियां और झीलें ही पढ़नी है, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर कट दे रखा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो जो टॉपिक है वही आपको पढ़ने हैं। तो जो टॉपिक है इसमें वही पढ़ने, दूसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला टॉपिक है विश्व के प्रमुख पर्वत। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको लोकेशन दर्शा रहा हूँ, फिर इनका कारण बताऊंगा, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, वो कुछ कारण सुनिएगा। यहाँ पर एक पर्वत है विश्व लेवल पर, पर्वत का नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है एंडीज पर्वत। एटलस पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत, और यहाँ कहलाता है हिमालय पर्वत। इन सब की लोकेशन में खास बात है, ये पर्वत सारे देखिएगा, एक खास बात नजर आती है, सब में 2 चीजें कॉमन है। 2 चीजें कॉमन है। एक तो देखिए सारे पर्वत महाद्वीप के किनारे पर है, यहाँ बीच में नहीं है। सारे कहाँ पर है? किनारे पर। सभी पर्वत अपने अपने कॉन्टिनेंट के कहाँ पर है? किनारे पर। ये किनारे पर,
ये भी किनारे पर, ये बिल्कुल किनारे पर, ये यहाँ किनारे पर, ये भी किनारे पर, और ये भी यहाँ तक कि भारत के किनारे पर ही है, दिख रहा बीच में, लेकिन ये है इंडिया के एकदम किनारे पर है, बाउंड्री पर स्थित है। विश्व के अधिकांश जितने भी बड़े बड़े पर्वत है वो महाद्वीपों के या देशों के क्या है, किनारे वाले भागों पर स्थित है, एकदम कॉर्नर्स पर स्थित है। ये इसकी पहली खास बात हुई। दूसरी खास बात देखना, ये सारे पर्वत ऐसे मोड़ के रूप में है, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऐसे नहीं बनाया मैंने पर्वत, देखे क्या बनाए, लाइनिंग के रूप में। ऐसे मतलब इनमें मोड़ है, मुड़े हुए पर्वत है, और ऐसे पर्वतों को नाम देंगे मोड़दार पर्वत, या इंग्लिश में कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। मोड़ को क्या कहते हैं, मोड़ देना, फोल्ड कर देना, इंग्लिश में कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत, या हिंदी में कहते हैं वलित, वलय मतलब मोड़, या मोड़दार, या कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। विश्व के अधिकांश जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं वो सारे कैसे फोल्ड के रूप में हैं, मुड़े हुए रूप में पाए जाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खास विशेषता है। ऐसा क्यों है, किन कारणों से, और ये बने कैसे, इनके बारे में एक थ्योरी है। थ्योरी का नाम कहलाता प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहलाता है। ये पढ़ा था या नहीं हमने, ये नहीं पढ़ा था मेरे ख्याल से, नहीं पढ़ा था ना, ठीक है, तो इसको डिटेल से चर्चा करेंगे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये इसकी व्याख्या करेगा कि ये पर्वत यहाँ पर बने तो क्यों बने, किन कारणों से बने, और इनका आकार ऐसा क्यों हुआ है। इस थ्योरी का नाम देते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। मेंस में लिखते समय ये थ्योरी कहीं ना कहीं काम आएगी। कहाँ पर टॉपिक काम आएगा, ये इन सब का बेस बनाएगा, इस टॉपिक का और इसका। इसको तभी समझ पाएंगे जब ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समझ लें, और ये बिंदु भी तब समझ में आएंगे तब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ लेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो क्या होती है जरा सुनिएगा। इस थ्योरी को पर्वत पढ़ने से पहले और इन सब के पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ताकि हमें समझ में आएगा पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये बने तो यहाँ पर क्यों बने। जैसे एग्जाम में लिखा जाता है, एटलस पर्वत का निर्माण अफ्रीकन प्लेट व यूरेशियाई प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है। अब ये सेंटेंस तब समझ में आएगा जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ा है। तो एक सिद्धांतकार है, एक थ्योरी का नाम कहलाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इंग्लिश में कहते हैं प्लेट का अर्थ प्लेटों के प्रकार, क्या हुए, गतियां व सीमाएं, आकार के अनुसार,
अभिसारी गति अपसारी गति समानांतर गति पर्वत पठार व मैदान का निर्माण भूकंप और ज्वालामुखियों का आना। ये थ्योरी है, देखे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत था। आकार के अनुसार नोट कर लीजिए, चाहे तो चार्ट बना लो। विश्व के पर्वत, उसका ये बेस है, ये टॉपिक ये समझ में आएगा तो पर्वत पठार मैदान भूकंप ज्वालामुखी सारे समझ में आ जाएंगे, कैसे आते हैं क्यों आते हैं। डिटेल से चर्चा करूंगा मैं। महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट, ये इसका चार्ट है, ये बना लीजिए। और फिजिकल ज्योग्राफी बेसिक, ये फिजिकल ज्योग्राफी की बेसिक सिद्धांति है, उन्हीं को देख रहे हैं। बड़ी प्लेट है, छोटी प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। महाद्वीप और महासागर के अनुसार में अभिसारी गति, अपसारी गति, समानांतर गति, पर्वत पठार मैदान का निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखियों का आना। ये पर्वत पठार मैदान और भूकंप ज्वालामुखियों का बेस है, ये टॉपिक।
हो गया? करो चर्चा। देखिए पुनः बता दूं, ये टॉपिक बेस रहेगा आने वाले टॉपिकों का। ज्योग्राफी का आज की तारीख में विश्व में सबसे मान्य और सबसे अच्छा सिद्धांत कहा जाता है। ज्योग्राफी का नंबर 1 सिद्धांत है ये। इसी से सारी चीज़ों के आने वाले आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनकी व्याख्या इनसे होगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, समझिएगा क्या है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत देने वाले 4 व्यक्ति थे, हैरी हस, पार्कर, मॉर्गन और मैकेंजी। इन 4 व्यक्तियों ने मिलकर ये सिद्धांत दिया था 1968 में, 1968 में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट मतलब भूमि के भाग, टेक्टोनिक्स, विवर्तनिक मतलब गति करना, विवर्तनिकी मतलब गति करना। प्लेटों के गति करने का सिद्धांत नाम कहलाया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। 4 व्यक्ति हैरी हस, पार्कर, मॉर्गन, मैकेंजी। कब? 1968 में। इनमें से कप्तान जो था इसका, मेन जो व्यक्ति था उसका नाम था मॉर्गन, उसका नाम था मॉर्गन। इनमें से एक व्यक्ति है हैरी हस। हैरी हस ने एक अलग से सिद्धांत और दिया है, उसके सिद्धांत का नाम है सागर के नीतल के प्रसरण का सिद्धांत, सी स्प्रेड थ्योरी। समुद्र के अंदर की जो चट्टान है, समुद्र में क्या है, इतना पानी भरा है, महासागर में जो पानी भरा है, यहाँ पर जल है, जल भी तो कहीं के चट्टानों पर टिका होगा, नीचे जाकर कहीं कहीं पानी। हैरी हस कहता है ये चट्टानें, समुद्र के अंदर की चट्टानें भी क्या हो रही है, खिसक रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है कुछ जगहों पर। इस थ्योरी का नाम कहलाता है सागर के नीतल, नीतल मतलब सबसे अंदरूनी भाग, समुद्र के नीतल का प्रसरण हो रहा है, फैलाव हो रहा है। समुद्र के अंदर की चट्टानें भी है वो लगातार क्या होती जा रही है, फैलती जा रही है। ये कहने वाला व्यक्ति था हैरी हस 1960 में। इसने ये बात कही, पार्कर, मॉर्गन और मैकेंजी ने भी अपनी अपनी बातें कही, मिलाकर थ्योरी क्या बन गई, सागर के नीतल के प्रसरण के सिद्धांत प्लस उन्होंने अपनी बातें कही, मिलाकर थ्योरी कहलाती है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो हैरी हस के 1960 में एक अलग से भी थ्योरी थी कि समुद्र के तल की चट्टानें भी आपस में क्या हो रही है, दूर जा रही है, फैल रही है। ये पहली बार कहने वाला व्यक्ति था हैरी हस, जो इस टॉपिक में दिख जाएगा आपको चित्र में आगे। तो ये देने वाले व्यक्तियों के नाम हुए, थ्योरी आई थी 1968 में। प्लेट क्या होता है, अब ये समझते, प्लेट कहते किसे हैं, प्लेट का अर्थ क्या होता है वो जरा समझिएगा। ऊपर से देखने पर पृथ्वी एक दिखाई दे रही है, ऊपर से देखने पर हमें पृथ्वी पूरी एक दिखाई दे रही है, लेकिन ये आंतरिक भागों में 7 बड़े बड़े टुकड़ों के अंतर्गत बटी हुई है। इन्हीं टुकड़ों को नाम देते हैं स्थल मंडल कहा जाता है। जैसे ऊपर से देखने पर एक, लेकिन पृथ्वी ऐसे आंतरिक भागों में 7 टुकड़ों के अंतर्गत बटी हुई है। इन्हीं टुकड़ों को नाम देते हैं प्लेटें कहा जाता है। सबका आकार बिल्कुल समान नहीं है, कुछ बड़ी है तो कुछ थोड़ी छोटी है, कुछ ठीक आकार की, कुछ उससे बड़ी उससे छोटे, अलग अलग आकार की है, बिल्कुल सेम 7 आकार की नहीं है। आंतरिक भागों में पृथ्वी ऐसे 7 टुकड़ों के अंतर्गत बटी हुई है। एक तरीके से तो ये हुआ, ये पूरी एक परत जैसी हुई, ये पूरी एक तरीके से मिला दे तो क्या हो गई, एक परत जैसी हो गई। ये परत क्या है, 7 टुकड़ों में बटी हुई है।
इसी कंप्लीट परत को नाम देते हैं स्थल मंडल कहा जाता है। सब सुना होगा स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ये 100 किलोमीटर की गहराई तक का एक मंडल होता है। 100 किलोमीटर की गहराई तक का ये जो मंडल है, इसी को नाम क्या देते हैं? स्थल मंडल कहा जाता है। ये कंप्लीट जो पार्ट है नाम कहलाता है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। जीरो से 100 किलोमीटर तक का भाग, ये कहलाता है लिथोस्फीयर। इसका मतलब 100 किलोमीटर सारी है जो गहराई वाला मंडल है, इस पूरे को नाम क्या देते हैं? स्थल मंडल। 7 ऐसे टुकड़ों में बटी हुई है और ये कठोर टुकड़े भूमि के भाग है। इनके नीचे नीचे अर्थात यहां पर कहें, इनके आंतरिक भागों में यहां पर पृथ्वी की जो हम गहराई पर जाते रहते हैं, गहराई पर जाने के साथ साथ अंदर तापमान भी लगातार क्या होता है? बढ़ता जाता है। टेम्परेचर क्या होता है? लगातार बढ़ता जाता है। और कहते हैं प्रति 32 मीटर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर सतह के ऊपर 20 डिग्री है, अगर आप 32 मीटर अंदर चले गए तो कितना हो जाएगा? 21। 20 से क्या हो जाएगा? 21। और 32 मीटर गए तो कितना हो जाएगा? 22 डिग्री। और 32 मीटर 23 डिग्री। आंतरिक भागों पर जाने के साथ साथ प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन वायुमंडल में जाएंगे, वायुमंडल में अगर हम जाते हैं सतह से ऊंचाई पर, तो प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री घट जाता है। प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री घट जाता है। सतह पर अगर 20 है, 32 मीटर अंदर चले गए तो कितना हो जाएगा? 20 से बढ़कर 21। लेकिन सतह से हम 165 मीटर ऊपर चले गए तो 20 से घटकर क्या हो जाएगा? 19 हो जाता है। यहाँ तो टेम्परेचर घटता है और इधर टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है। पृथ्वी में लगभग 100 किलोमीटर गहराई पर जाने के बाद में अंदर जो चट्टानें हैं वो क्या होती है? पिघल जाती है। इतना ज़्यादा अंदर टेम्परेचर होता है, चट्टानें क्या होती है? पूरी पिघल जाती है। इसका मतलब यहाँ पर चट्टानों का एक तरीके से क्या हो? पिघला हुआ रूप हुआ। ये चट्टानों का क्या है? पिघला हुआ रूप। इसी पिघले हुए रूप को नाम देते हैं, यहाँ जो पिघला हुआ रूप है इसको नाम देते हैं दुर्बलता मंडल। एस्थनोस्फीयर। सौ से 350 किलोमीटर, लगभग 250 किलोमीटर ये मोटी परत होती है जहां पर ये चट्टानें क्या होती है? पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। इसी को नाम क्या देते हैं? दुर्बलता मंडल। ये पूरा जो मंडल है ग्रीन में दर्शाया, ये क्या कहलाता है? दुर्बलता मंडल। इसके वापस आगे वापस प्रति कठोर रूप में पाई जाती है, ठोस रूप में है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चट्टानें होती है जो जल्दी से क्या होती है? पिघल जाती है, पिघल कर बन जाती है, लिक्विड जैसी बन जाती है। इसी को नाम क्या देते हैं? चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप होता है नाम क्या कहलाता है? मैग्मा। यही जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के बाहर आता है तब उसे नाम क्या देते हैं? लावा। पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों का पिघला हुआ रूप कहलाता है मैग्मा। जब ये मैग्मा ज्वालामुखी फट के बाहर आता है तो नाम क्या कहलाता है? लावा के नाम से। तो ये चट्टानों का पिघला हुआ रूप है, नाम कहलाता है मैग्मा। कहाँ पर पाया जाता है? दुर्बलता मंडल में, 100 से 350 किलोमीटर की गहराई पर। नाम कहलाता है दुर्बलता मंडल। ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाला जो लावा होता है वो कहाँ पाया जाता है? दुर्बलता मंडल में। जो लावा बाहर निकलता है वो मंडल कौन सा कहलाता है? दुर्बलता मंडल। और पिघला हुआ रूप कहलाता है मैग्मा के नाम से।
अब ये है पिघलावा रूप और ये है ठोस अवस्था में स्थल मंडल। अब ये स्थल मंडल के छोटे छोटे क्या है, टुकड़े हैं। इन्हीं टुकड़ों को नाम क्या देते हैं, प्लेटें कहा जाता है। प्लेट किसे कहते हैं, अब जरा परिभाषा सुनना उससे पहले एक बात और, ये कैसे भाग है, कठोर, और जबकि ये क्या भाग है, ये पिघला हुआ रूप है। पिघला हुआ रूप मतलब एकदम पानी जैसा नहीं है। पिघले हुए रूप भी कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे समझना, एक तो हो गया पानी, एक होता है हम देखते हैं जो थोड़ा सा क्या हो, गाढ़ा हो। शक्कर की जब चाशनी बना देते हैं तो एकदम क्या हो जाती है, गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है। शक्कर को अर्थात पानी में डाल के घोल के चाशनी बनाते हैं तो वो एकदम क्या होती है, गाढ़ी गाढ़ी। या राब पीने वाली नहीं होती है, जो एकदम थोड़ी सी क्या होती है, थिक होती है। तो वैसे ही उससे भी बल्कि और थिक, थोड़ा सा गाढ़ा रूप होता है, जिसे कहते हैं हम अर्ध तरल कहते हैं। जैसे पेस्ट करते हैं सुबह, सुबह पेस्ट करते हैं, वो क्या है, लिक्विड है या ठोस है, वो ना तो लिक्विड है और ना ही ठोस है, बल्कि दोनों के बीच की अवस्था है। उसको कहते हैं अर्ध तरल, सेमी लिक्विड कहा जाता है। तो ये मैग्मा भी कैसा है, अर्ध तरल भाग में है, ना तो ठोस है और ना ही क्या है, द्रव अवस्था में, ना तो लिक्विड है और ना ही क्या है, ठोस है। इसका मतलब यहां पर हो गया अर्ध तरल मैग्मा, एकदम मतलब लिक्विड से थोड़ा सा गाढ़ा हुआ। और ये क्या है, ठोस अवस्था में, ये क्या है, ठोस अवस्था में। इन्हीं ठोस टुकड़ों को नाम क्या देते हैं, प्लेट कहा जाता है। मैं इसके नामकरण दे रहा हूं, जैसे देखिएगा, प्लेट ए, इसको मैं नाम दे रहा हूं प्लेट बी, प्लेट सी, प्लेट डी, ये 7 प्लेटें हो गई जिनके यहाँ पर नामकरण दिया है। प्लेट किसे कहते हैं जरा आप सुनना। सिद्धांतकार कौन थे, हैरियस, पार्कर, मॉर्गन और मैकेंजी। लेकिन ये ऐसे टुकड़े होते हैं, ये टुकड़े क्या कहलाते हैं, प्लेट। प्लेट शब्द की, प्लेट शब्द देने वाला प्रथम व्यक्ति था, उसका नाम कहलाता है कनाडा देश का विद्वान टूजो विल्सन। कनाडा देश का विद्वान टूजो विल्सन, उसने प्लेट शब्द दिया था। लेकिन प्लेट होने के सिद्धांत की व्याख्या करने वाले 4 व्यक्ति हैरियस, पार्कर, मॉर्गन और मैकेंजी, 1968 में। इनके अनुसार प्लेटें क्या होती है जरा सुनना। प्लेट स्थल मंडल के, ये पूरा क्या है, स्थल मंडल हो गया, स्थल मंडल के वे कठोर टुकड़े हैं। कठोर टुकड़े मतलब ठोस टुकड़े। प्लेट स्थल मंडल के, स्थल मंडल मतलब क्या हो गया, ये पूरी एक परत हो गई है, इस परत का नाम क्या दिया, स्थल मंडल। गहराई कितनी है, 100 किलोमीटर तक, सतह से 100 किलोमीटर, 0 मतलब सतह हो गई। प्लेट स्थल मंडल के वे कठोर टुकड़े हैं, कठोर मतलब ठोस टुकड़े, कठोर टुकड़े जो चारों ओर से गतिमान सीमाओं से बंधे रहते हैं, प्लेट कहलाते हैं। सेकंड लाइन नहीं समझ में आएगी, जरा समझना। प्लेट स्थल मंडल के कठोर टुकड़े, स्थल मंडल के क्या है, सारे टुकड़े हैं, कठोर टुकड़े हैं, जो चारों ओर से गतिमान सीमाओं से बंधे रहते हैं, प्लेट कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण सुनना, ये क्लास है, इस क्लास में हम इतनी ऊंचाई तक पानी भर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक लगाकर पानी भर दिया, ये इसकी 4 दीवारी हो गई, अंदर पानी भर दिया। और ऐसे बड़े बड़े लकड़ी के कई सारे मेज बनाकर इसके ऊपर क्या कर देते हैं, तैरा दिए हमने। 7 बड़े बड़े टुकड़े आपस में क्या करें, यहाँ पर डाल दिए पानी के ऊपर। लकड़ी के टुकड़े हैं तो क्या होंगे, तैरेंगे पानी के ऊपर। ये लकड़ी के टुकड़े जब तैरेंगे, पंखा चलेगा, हवा आएगी, पानी के ऊपर गिरेगी, तो ये टुकड़े तैरते तैरते कुछ टुकड़े क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, और कुछ टुकड़े क्या होंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से। तो कुछ टुकड़े टकराएंगे लेकिन कुछ दूर जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये टुकड़े क्लास से बाहर जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये 4 दीवारी से क्या कर रहे हैं, बंधे हुए हैं। ये गति भी कर रहे हैं, अंदर नजदीक आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, लेकिन क्या ये क्लास से बाहर जा सकते हैं, नहीं, ये गतिमान सीमाओं से क्या है, बंधे हुए हैं। गति करने के साथ साथ ये सीमा से भी क्या है, बंधे हुए हैं, गतिमान सीमाओं से बंधे हुए हैं। वैसे ही यहां पर भी ये टुकड़े नजदीक आ सकते हैं दोनों, ये क्योंकि अर्धतरल मैग्मा है। जैसे पानी का जहाज होता है, पानी के ऊपर क्या होता है, तैरता है, वैसे ये अर्धतरल भाग है, सेमी लिक्विड भाग है, इसके ऊपर ये प्लेटें क्या हो रही है, तैर रही है। तो तैर रही है,
तो अर्थात या तो प्लेटें कैसे हो सकती है, या तो दूसरे के नज़दीक आ जाए, या फिर क्या करे, दूर चली जाए। और पानी के ऊपर अगर कोई लकड़ी के टुकड़े पड़े तो या तो फिर क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे होंगे। पानी लेगा तो ऊपर नीचे, नज़दीक आ सकते हैं, दूर जा सकते हैं। क्या और कोई चौथी गति हो सकती है? नहीं। पानी में से तीन तरह की गति होगी, दो टुकड़े नज़दीक आ जाए, दो टुकड़े दूर चले जाए, या ऊपर नीचे क्या करे, गति करते हैं। तो ऊपर नीचे गति करेंगे, नज़दीक आएंगे। जब दो प्लेटें नज़दीक आएगी तो उसको नाम क्या देंगे, अभिसारी गति। दूर जाएंगे तो क्या कहेंगे, अपसारी। और एक दूसरे के ऐसे गति करेंगे, नाम क्या देंगे, समानांतर गति। ये तो हो गई इसकी गति की बात। लेकिन प्लेट का भी कंप्लीट अर्थ बाकी है। मैंने कहा प्लेट स्थल मंडल के वे कठोर टुकड़े हैं जो चारों ओर से गतिमान सीमाओं से बंध है। ये प्लेटें गति भी कर रही है, नज़दीक भी आ रही है, दूर भी जा रही है। जैसे इसी के अंतर्गत देखें, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या हो रही हो, नज़दीक आ रही हो। ये इसके नज़दीक आ रही है, ये नीचे जा रही है प्लेट, ये ऊपर जा रही है, और ये इसके आके टकरा रही है। इनमें प्लेट स्थल मंडल के वे कठोर टुकड़े हैं। कठोर टुकड़े हो गए, पर कठोर टुकड़े जो चारों ओर से गतिमान सीमाओं से बंद हैं। ये आपस में गति भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या ये पृथ्वी से बाहर जा सकते हैं? नहीं, ये गति तो कर रहे हैं लेकिन इसकी सीमाओं से क्या है, बंधे हुए हैं। इन्हीं को नाम क्या देते हैं, प्लेटें कहा जाता है। तो प्लेट की कंप्लीट परिभाषा हुई, प्लेट स्थल मंडल के वे कठोर टुकड़े हैं जो चारों ओर से गतिमान सीमाओं से बंधे हुए हैं। गति भी कर रहे हैं और लेकिन सीमा से क्या है, बंधे हुए हैं। चारों ओर गतिमान सीमाओं से बंधे होते हैं, उन्हें प्लेट कहा जाता है। प्लेटों की मोटाई कितनी होती है, 100 किलोमीटर। मोटाई कितनी है, 100 किलोमीटर। और ये दुर्बलता मंडल के मैग्मा के ऊपर लगातार क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं। जैसे पानी का जहाज पानी के ऊपर तैरता है, इसी को नाम देते हैं प्लेट कहा जाता है। कोई दिक्कत बताइए, प्लेट किसे कहते हैं, बात समझ में आई या नहीं? प्लेट किसके टुकड़े हैं, स्थल मंडल के। मोटाई कितनी है इनकी या गहराई कितनी है, 100 किलोमीटर। बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी है, 7 है। प्लेट शब्द देने वाला प्रथम व्यक्ति कनाडा देश का विद्वान टूजो विल्सन। सिद्धांतकार कौन कौन थे, 4, हैरी हस, पार्कर, मॉर्गन और मैकेंजी। इन 4 लोगों ने मिलकर सिद्धांत दिया था। हैरी हस, पार्कर, मॉर्गन व मैकेंजी ने मिलकर सिद्धांत दिए थे। तो ये कहलाता है प्लेट के नाम से। तो ये पहला जो मैंने आपके सामने बिंदु चर्चा की, नाम कहलाता है प्लेट। अब ये बिंदु मैं सबसे आखिर में चर्चा करूंगा कुछ समझाने के बाद में। प्लेटों की गतियां कितनी तरह की हो सकती है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। गतियां कितनी, देखिए प्लेटों की गतियां 3 तरह की हो सकती है जो हमने यहां पे देखे। ये प्लेटें 3 ही तरीके से गति कर सकती है, या तो 2 प्लेटें क्या हो जाए, नज़दीक आ जाए, या दूर चली जाए, या ऊपर नीचे गति कर ले। यही गति हो सकती है 3 तरह की। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती है, जैसे ए और बी आ रही है, जैसे बी और सी और डी आ रही है नज़दीक। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती है तो प्लेटों की ऐसी गति क्या कहलाती है, अभिसारी गति। इसी को नाम देते हैं अभिसारी गति कहा जाता है। जैसे कोई 2 प्लेटें हैं, दो प्लेटें जब भी नज़दीक आती है, प्लेटों की ऐसी गति क्या कहलाती है, अभिसारी गति कहलाती है। नज़दीक आएगी वो गति कहलाएगी अभिसारी गति। तो ऐसे नज़दीक आना, जैसे उदाहरण प्लेटों में क्या दे रखा था, ए और बी प्लेटें नज़दीक आ रही है, अपसारी गति। जब 2 प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती है तो प्लेटों की ऐसी गति क्या कहलाती है, अपसारी गति। तो बी और सी में क्या संबंध है जरा देखो। ए और बी तो क्या हो रहा है, नज़दीक आ रहा है। सी और डी भी क्या हो रही है, नज़दीक। लेकिन बी और सी में क्या संबंध है, बी और सी के अंतर्गत दोनों प्लेटें एक दूसरे के कहाँ जा रही है,
विपरीत दिशा में। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है तो प्लेटों की ऐसी गति क्या कहलाती है? अपसारी गति कहलाती है। जैसा कि संबंध दिखाया गया बी और सी में, बी और सी प्लेटें एक दूसरे के कहाँ जा रही है? विपरीत दिशा में। अगला यहाँ पर जो देखते हैं समानांतर गति। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर ऐसे गति करती है तो कहलाती है समानांतर गति। अब ये भी तीन तरह की हो सकती है, दोनों नीचे जाए, दोनों ऊपर आए, या एक ऊपर और एक नीचे जाए। समानांतर गति भी कितनी तरह की हो सकती है? तीन। ये दोनों प्लेटें दोनों नीचे जाए, दोनों ऊपर आए, या एक ऊपर और एक नीचे, ऐसी गति कहलाती है प्लेटों की समानांतर गति कहलाती है। तो प्लेटों की गतियाँ होती है वो तीन तरह की होती है, नाम कहलाती है अभिसारी, अपसारी और समानांतर गति के नाम से। अब ये जब प्लेटें गति करेगी तो क्या प्रभाव पड़ेंगे? इससे प्रभाव पड़ेंगे, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, पर्वत पठार और मैदान बनेंगे। ये कैसे बनते हैं अगला देखते हैं, बातें समझेंगे। अभी मेरा ये बिंदु बाकी है, ध्यान रखना, थोड़ा बैक आऊँगा वापस अच्छे से। यहाँ बात समझ में आई प्लेटों की गतियाँ। अब ये गति करेगी तो क्या होगी? तो पहला मैं उदाहरण लेता हूँ इसका, अभिसारी गति का। अभिसारी गति करेगी तो क्या होगा? जब दो प्लेटें जब भी एक दूसरे के नज़दीक आएगी तो क्या होगा? देखिएगा, नज़दीक आएगी तो ये है क्या है? ग्रीन में जो दर्शाया है वो क्या है? मैग्मा। चट्टानों का क्या है? पिघला हुआ रूप। बीच में जगह है तो मैग्मा फैलेगा, यहाँ से ऐसे मैग्मा फैलेगा, मैग्मा आकर फैला। तो समझिएगा ये हो गई दो प्लेटें मेरे हाथों जैसे, बीच में है मैग्मा। जब दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आएगी तो बीच का मैग्मा क्या होगा? दबेगा, और दबेगा तो कहाँ जाएगा? ऊंचाई की ओर। दबेगा तो कहाँ जाएगा? ऊंचाई, क्योंकि इधर जगह मिल रही है, इधर की ओर जाएगा। जब दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती है तो बीच का मैग्मा लगातार क्या होता है? दबता है, और दबेगा तो यहाँ जाकर क्या होगा? टकराएगा। यहाँ जाकर सबसे पहले क्या होगा? टकराएगा, और टकराएगा तो टकराएगा मतलब ये सतह हो गई पृथ्वी की, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे बाहरी क्या है? सतह है, क्रस्ट कहते हैं जिसे। इस सतह पर जाकर सबसे पहले सीधा टकराएगा तो यहाँ पर क्या होगा? धरती हिलेगी। इसी को नाम क्या देते हैं? भूकंप कहा जाता है। जब भी दो प्लेटें नज़दीक आती है तो पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? भूकंप आता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? भूकंप आएगा। अब और नज़दीक आएगी, अभी पूरा टच नहीं हुई, थोड़ी सी नज़दीक आई, बीच का मैग्मा दबा तो जाकर टकराएगा सीधा, और टकराएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? भूकंप। और नज़दीक आएगी तो और टकराएगा और भूकंप आएगा। एक दिन ऐसा होगा यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा, ये बहुत तेज़ी से जाएगा और ये तोड़कर क्या निकल जाएगा? बाहर। इसी को नाम क्या देंगे? ज्वालामुखी। जब भी दो प्लेटें टकराती है तो सबसे पहले क्या आता है? भूकंप, और उसके बाद क्या आता है? ज्वालामुखी। इसका मतलब ज्वालामुखी आया है तो सबसे पहले क्या आएगा? भूकंप आता है, उसके बाद में क्या आता है? ज्वालामुखी। पहले भूकंप आएगा, बाद में क्या आएगा? ज्वालामुखी। इसका मतलब किसी स्थान पर ज्वालामुखी आ रहा है तो पहले क्या आएगा? भूकंप आएगा। भूकंप कई बार आ जाए और तोड़े नहीं तो केवल भूकंप ही आएगा, ज्वालामुखी ने। लेकिन ज्वालामुखी फटा है तो इसका मतलब भूकंप तो क्या होगा? अवश्य ही आएगा। तो इसका मतलब ज्वालामुखी आ रहा है तो भूकंप तो अवश्य ही आएगा। ये बात पक्की है। ये बात समझ में आई है नहीं? बताइए। पहले भूकंप, बाद में ज्वालामुखी। लेकिन भूकंप आए और ज्वालामुखी आए जरूरी नहीं है, लेकिन ज्वालामुखी आएगा तो भूकंप तो क्या होगा? अवश्य आएगा, क्योंकि पहले टकराएगा तो भूकंप, फिर तोड़कर बाहर आएगा तो कहलाएगा ज्वालामुखी कहलाता है। तो यहाँ पर प्लेटों की जब भी ऐसी गति होगी तो पहले क्या आएगा? भूकंप, और बाद में आएगा ज्वालामुखी। अब ये ज्वालामुखी जब आता है तोड़कर बाहर निकलेगा मैग्मा, ये पर्वत, पठार और मैदान। तो पहले भूकंप आएगा, फिर ज्वालामुखी आएगा, उसके बाद क्या बनेगा? ज्वालामुखी जब फटेगा, मैग्मा बाहर निकलेगा तो ऊंचा उठेगा तो क्या बन जाएगा? पर्वत। पर्वत बनेगा, पर्वत धीरे धीरे सपाट होगा, धीरे समाप्त होगा पठार, और लास्ट में जाते जाते प्लेन हो जाएगा। नाम क्या कहलाएगा? मैदान। तो पर्वत, पठार और मैदान का
निर्माण होगा, पर्वत पठार व मैदान का निर्माण होगा। तो प्लेटों की गति का, अभिसारी गति का क्या प्रभाव होगा? भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत पठार व मैदान का निर्माण। कोई दिक्कत यहाँ पे? अपसारी गति होगी तो क्या होगा ये समझते हैं। प्लेटों की अपसारी गति, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जरा सुनिएगा। कौन सा उदाहरण है? बी और सी। बी और सी, मान लीजिए दो प्लेटें हैं, अंदर बीच में क्या है? मैग्मा। दो प्लेटें विपरीत दिशा में अगर खिसकेगी तो जगह बढ़ेगी, गैप बढ़ेगा। गैप बढ़ेगा तो क्या होगा? अंदर से मैग्मा सारा क्या होगा? बाहर निकलने का प्रयास करेगा। अंदर जो मैग्मा भर रखा है वो सारा कहाँ आएगा? बाहर। अंदर ये है सतह, चट्टान है, ऊपर है सतह। ये जब प्लेटें खिसकेगी तो अंदर का मैग्मा भारी मात्रा में क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। भारी मात्रा में जब बाहर निकलेगा तो सबसे पहले आकर यहां पर क्या होगा? टकराएगा। ये जब मैग्मा आकर यहां पर क्या होगा? टकराएगा। और टकराएगा तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? जब दो प्लेटें खिसकी, अंदर से भारी मात्रा में मैग्मा आएगा और सतह पर आकर क्या होगा? टकराएगा। सतह को टकराएगा तो सतह को हिलाएगा और सबसे पहले क्या आएगा? भूकंप। और दूर हटी और भारी मात्रा में निकलेगा और आकर एक दिन बड़े प्रेशर से आकर गर्मा गर्म मैग्मा टकराएगा, तोड़कर क्या निकलेगा? बाहर। उसी को नाम क्या देंगे? ज्वालामुखी। तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। भूकंप के बाद क्या आएगा? ज्वालामुखी आएगा। इसमें भी यहां पर ज्वालामुखी का निर्माण होगा। भूकंप व ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी से वही सबसे पहले तोड़ेगा और तोड़कर बाहर निकला तो ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी से क्या होगा? वही पर्वत बनेंगे, फिर पठार, और लास्ट में क्या बनेगा? मैदान। तब तो इनमें तो दोनों में एक ही प्रोसेस हुआ, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखो, जब दो प्लेटें टकराएगी तब क्या होगा? और हटेगी, दूर हटेगी तब क्या होगा? अभिसारी में क्या होगा? अपसारी में। अभिसारी में जब भी प्लेटें टकराएगी, ये मेरा हाथ है और बीच में अगर मैग्मा रख दूं गर्मा गर्म, इसको दबाता हूं, जितना तेजी से दबेगा उतना ज्यादा ऊंचाई लेगा, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा ऊंचाई। अभिसारी गति में जब प्लेटें टकराएगी तो प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अभिसारी गति के अंतर्गत देखना, यहां पर ये नजदीक आती जाएगी और यहां पर क्या बन जाएगा? पर्वत का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब अभिसारी गति के अंतर्गत जब प्लेटें नजदीक आएगी उसके अंतर्गत ऊंचे ऊंचे पर्वतों का क्या होगा? निर्माण होगा। ऊंचा पर्वत, लेकिन इसके ऊपर नजदीक आती रहेगी तो क्या बनेगा? सकड़ा पर्वत। सकड़ा लेकिन ऊंचा। लेकिन अपसारी गति में चौड़ी होगी प्लेटें, सारा मैग्मा निकलेगा और धड़ल्ले से क्या होगा? फैल जाएगा। तो चौड़ा पर्वत बनेगा, लेकिन ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। तो अपसारी गति के अंतर्गत चौड़े पर्वत, लेकिन ऊंचाई क्या होगी? कम होगी, क्योंकि प्रेशर ये ऐसे बढ़ रहा है, प्लेटें ऐसे हटेगी तो पूरा धड़ल्ले से मैग्मा बाहर आएगा, बाहर आकर क्या होगा? फैलेगा। तो चौड़े पर्वतों का निर्माण कहां पर होगा? अपसारी गति में। लेकिन इसकी ऊंचाई क्या होगी? कम होगी, जबकि इसकी ऊंचाई क्या होगी? ज्यादा होगी। सकड़े पर्वत कहां पर बनेंगे? अभिसारी गति में। सकड़े पर्वत क्योंकि दबेगा, ऊंचे और सकड़े पर्वत कहां बनेंगे? अभिसारी में। चौड़े पर्वत और कम ऊंचे पर्वत कहां पर बनेंगे? अपसारी गति में। यह बात समझ में आई है? बताइए, ये इनके अंतर्गत मुख्य अंतर है। तो दुनिया के जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत है, माउंट एवरेस्ट बना हिमालय में, ऊंचा पर्वत है हिमालय, ऊंची पर्वत चोटी है, कौन सी गति से बनना चाहिए? अभिसारी या अपसारी? अभिसारी गति इसका उदाहरण कहलाएगा, न कि इसका उदाहरण कहलाएगा। बात समझ में आई? अब आते हैं समानांतर गति। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जरा सुनना। दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करेगी तो ऐसी गति कहलाएगी समानांतर गति कहलाती है, एक दूसरे के सामने। यहां दिख रहा है प्लेट ई और प्लेट एफ में। प्लेट ई और प्लेट एफ की गति कैसी है? समानांतर गति। समानांतर गति का क्या प्रभाव पड़ेगा जरा सुनिएगा। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करेगी ऐसे, तो बीच का मैग्मा होगा वो हिलेगा ऐसे,
ऊपर नीचे गति कर रहे बीच का मैग्मा क्या होगा, हिलेगा इसके कारण, और हिलेगा तो बारंबार आकर क्या होगा, सतह पर टकराएगा। यहाँ से बारंबार मैग्मा हिलेगा और सतह पर आकर क्या होगा, बारंबार टकराएगा, और टकराएगा तो यहाँ पर क्या होगा, भूकंप। और एक दिन टकराते टकराते ये प्लेटें हिलेगी, टकराते टकराते तोड़कर क्या निकल जाएगा, बाहर बाहर निकलेगा। लेकिन एक उदाहरण सुनना, घर में कभी लस्सी बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं तब क्या होता है, ये लंबा सा पात्र लेते हैं, दही डालते हैं उसके अंतर्गत, थोड़ा सा पानी डाला और हिलाते हैं उसको, हिलाते हैं, झेल नहीं करते उसमें, हिलाते हैं। हिला रहे थे, लस्सी बना रहे थे, जितने घर में कोई छोटा बच्चा आता है वो कहता है थोड़ा मैं भी करूँगा। उसने क्या किया, थोड़ा जोर से कर दिया तो दही क्या आ जाएगा, थोड़ा सा बाहर। क्या पूरा दही बाहर आ गया, नहीं, पूरा तो उड़ेलने पर आएगा, जब ग्लास भरोगे तब आएगा। लेकिन जब ऐसे झेलनी करी तब उस समय क्या हुआ था, अर्थात यहाँ पर दही हिल रहा था धीरे धीरे, लेकिन जोर से करी तो छींटे उसके क्या उछले, बाहर। यहाँ पर भी वही है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्लेटें ऊपर नीचे गति कर रही है, झेलनी जैसी हो रही है बीच में, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टकराएगा और इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ज्वालामुखी क्या होगा, मैग्मा बाहर नहीं आएगा, सतह पर टकराएगा भूकंप और तोड़कर क्या निकलेगा, बाहर। लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे अर्थात ज्वालामुखी क्या होंगे, फटेंगे। ज़्यादा ऊंचे और ना ज़्यादा चौड़े ना ऊंचे ज्वालामुखियों का निर्माण नहीं होगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा लावा क्या निकलता रहेगा, बाहर निकलेगा। पहले सतह पर टकराएगा भूकंप और टकरा कर बाहर निकलेगा, क्या कहलाएगा, ज्वालामुखी। और यहाँ पर तोड़कर बाहर निकलेगा, नाम कहलाएगा भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत पठार और मैदान का निर्माण। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे पर्वत और पठारों का ही निर्माण होगा, ज्वालामुखी आएगा, लेकिन ये ज्वालामुखी ना तो ज़्यादा ऊंचे होंगे और ना ही ज़्यादा क्या होंगे, चौड़े होंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैग्मा ही तो बाहर निकलेगा। मामूली मामूली बीच में झेलनी जैसे होती है, जोर से कर दी तो क्या होगा, थोड़ी तो छींटे बाहर निकले, थोड़े इसमें से लावा बाहर निकलेगा, तो ना तो ज़्यादा ऊंचे ज्वालामुखी बनेंगे, ना ही ज़्यादा चौड़े अर्थात पर्वतों का निर्माण होगा, ना ज़्यादा ऊंचे पर्वतों का निर्माण। लेकिन बनेगा तो यही सारा, पर्वत पठार और मैदान का यहाँ पर भी निर्माण होगा। ये कहलाता है प्लेटों की समानांतर गति। कोई दिक्कत, क्या प्रभाव पड़ेंगे, बात समझ में आ गई। अब आकार के अनुसार प्लेटें, आकार के अनुसार प्लेटें कितनी, दो भागों में बांटी। बड़ी प्लेटें, बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी है, 7। मैंने कितने टुकड़े बताए, 7 टुकड़े। ये 7 टुकड़े बताए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। पृथ्वी ऐसे आंतरिक भागों में 7 टुकड़ों के अंतर्गत बटी हुई, इन्हीं को नाम क्या देते हैं, बड़ी प्लेटें कहा जाता है। अब आता हूँ इन बड़ी प्लेटों के नामकरण क्या है, ये ABCD नाम नहीं है, ये तो हमने दिया है यहाँ पे। अब इनका रियल चित्र में उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर इस चित्र में देखिएगा,
उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। अफ्रीका महाद्वीप से अफ्रीकन प्लेट। यूरेशियाई प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट। देखिए ये 7 प्लेटें मैंने आपके सामने दर्शाई है। पृथ्वी ऐसे 7 टुकड़ों के अंतर्गत बटी हुई है। जैसा देखिएगा नंबरिंग, नंबरिंग कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 3 4 किसी को भी। पहला, दूसरा, पहली प्लेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। पृथ्वी ऐसे 7 टुकड़ों के अंतर्गत बटी हुई है। इन्हीं टुकड़ों को नाम क्या देते हैं? प्लेटें कहा जाता है। 7 ऐसे टुकड़ों के अंतर्गत बटी हुई है। इसका मतलब ये टुकड़ा पूरा अपने आप में एक है। इसमें महासागर का हिस्सा भी है और महाद्वीप का भी हिस्सा आ रहा है। इसमें महाद्वीप और महासागर दोनों। इसका मतलब ऊपर से एक दिख रही है लेकिन अंदरूनी भागों में क्या ऐसे 7 टुकड़ों में बटी हुई है। 7 ऐसे बड़े बड़े टुकड़े, इन्हीं को नाम क्या देते हैं? प्लेटें कहा जाता है। अब ये प्लेटें गति करेगी तो भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे, पर्वत पठार और मैदानों का निर्माण होगा। अब इनकी गतियां कैसे है चित्र में देखिएगा। ये प्लेट जा रही है इस दिशा में और ये कहाँ जा रही है? इधर की ओर। इनकी गतियां कुछ इधर की ओर है। ये 7 प्लेटें और इनकी एरो के निशान के अनुसार गतियां बताइए किधर किधर ये प्लेटें जा रही है। अब यहाँ पर देखना, बड़ी प्लेटों की कुल संख्या कितनी है? 7। प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। तो बड़ी प्लेटों की कुल संख्या कितनी है? बड़ी प्लेटों की संख्या है 7। अभी छोटी प्लेटें भी बताऊंगा क्या होती है। बड़ी प्लेटों की कुल संख्या है 7 है और 7 के नामकरण दे दिए हमने। कौन कौन से ABCD नहीं, अब यहाँ पर रियल नाम याद रखने। उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन, अंटार्कटिका प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। ये सारी प्लेटों के क्या हुए नामकरण? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। 7 इनके नामकरण दिए। अब ये प्लेटें गति करेगी तो क्या होगा? भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे और पर्वत पठार मैदानों का क्या होगा? निर्माण होगा। यहाँ पर देखिए आप, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व प्रशांत महासागरीय प्लेट आपस में क्या हो रही है? टकरा रही है, नजदीक आ रही है एक दूसरे से। अभी सारी गति कर रही है और अभी सारी गति करेगी तो यहाँ पर क्या होगा? अभी सारी गति करिए, प्लेट का ये किनारा हुआ, ये भी प्लेट का किनारा हुआ। इस किनारे वाले भागों पर क्या बन जाएंगे? पर्वतों का निर्माण। 2 प्लेटें जहाँ भी टकराती है इनके किनारे वाले भागों पर यहाँ पर पर्वत का निर्माण हो जाता है और यहीं पर एक पर्वत बन गया। पर्वत का नाम क्या कहलाता है? रॉकीज पर्वत। ये पर्वत का नाम कहलाएगा उत्तरी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति से जिस पर्वत का निर्माण हुआ, पर्वत का नाम क्या कहलाता है? रॉकीज पर्वत कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक एक लगातार श्रृंखला के रूप में पर्वत बन गया है। यहाँ से यहाँ कंटिन्यू, नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत। यहाँ से लगाकर यहाँ पर भी एक ऐसे पर्वत का निर्माण हुआ है। पर्वत एक
टकराएगा। प्लेटें टकराने के कारण पर्वत का नाम कहलाता है एंडीज पर्वत। ये पर्वत का नाम कहलाएगा एंडीज पर्वत। ये बात समझ में आई है? नहीं बताइए। पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ? इन दो प्लेटों के टकराने के कारण, इसके आपस में नजदीक आने के कारण या अभिसारी गति के कारण। यहां पर भी दो प्लेटें नजदीक आ रही है, इस किनारे पर भी एक पर्वत का निर्माण हो गया, नाम कहलाता है एटलस पर्वत। यहां पर देखिए, ये प्लेट इससे जाकर टकरा रही है, यहां पर किससे? अफ्रीकन प्लेट से। अंटार्कटिका प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टकरा रही है, इस किनारे पर भी निर्माण हो गया है। इस किनारे वाले भाग पर पर्वत का नाम कहलाता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। यहां पर देखिए, यहां भी टकरा रही है, इस भाग में जो पर्वत बना, पर्वत का नाम क्या कहलाता है? हिमालय पर्वत। हिमालय, ड्रैकन्सबर्ग, एटलस, रॉकीज, एंडीज। यहाँ पर भी प्लेट का किनारा है, ये वाला भाग भी, इस किनारे पर भी एक पर्वत का निर्माण हुआ है, पर्वत का नाम कहलाता है ये बात समझ में आई है? नहीं बताइए। विश्व के अधिकांश बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण कहाँ हुआ है? महाद्वीपों के किनारे वाले भागों पर और प्लेटों की अभिसारी गति से। ये सकड़े पर्वत होंगे, लंबे होंगे, जहाँ जहाँ पर टकराएगी सभी जगह, और सबसे क्या होंगे? ऊंचे पर्वत। प्लेटें अभिसारी गति की ऊंचाई क्या होगी? ज़्यादा। और जहाँ पर दूर हटेगी वहाँ पर क्या बनेंगे? चौड़े पर्वत, लेकिन ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। तो विश्व के अधिकांश जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं, सर इंग्लिश में कहाँ से पढ़े? इंग्लिश में एक किताब आती है सविंदर सिंह की, उससे पढ़ सकते हो। इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, लेकिन उसमें ये थ्योरी तो कठिन लिखी होगी, ये तो सरल शब्दों में है। पढ़ के देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, सविंदर सिंह की किताब में पढ़ सकते हो। ये बात समझ में आई है? नहीं बताइए। ये पर्वतों का निर्माण कैसे? मैं यही बात बताऊंगा पर्वत टॉपिक में। एटलस पर्वत का निर्माण कौन सी प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ है? कौन सी? अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की। हिमालय पर्वत का निर्माण इंडो-ऑस्ट्रल प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की। अभिसारी गति, कन्वर्जन मोशन, इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जन मोशन, अभिसारी। दूर जाने को कहते हैं डाइवर्जन, और समानांतर कहते हैं पैरेलल मोशन। कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड पैरेलल मोशन, अभिसारी, अपसारी और समानांतर गति। तो ये बात समझ में आई है? नहीं बताइए। जब भी दो प्लेटें टकराएगी तो प्लेटों के टकराने वाले स्थान पर क्या होगा? पर्वत, पठार, मैदानों का निर्माण होगा, भूकंप और ज्वालामुखी यहाँ पर आएंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? अभी सारी गति का मैंने उदाहरण दिया आपको, कहाँ कहाँ पर है, और इसमें डिटेल आते हैं। पर्वत पठारों का, पर्वत का निर्माण हुआ, भूकंप और ज्वालामुखी भी आएंगे यहाँ पर। भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी आपने देखा होगा रॉकीज पर्वत पे। अब यहाँ पे एक चित्र समझना अच्छे से। अभिसारी गति, कन्वर्जन मोशन। कन्वर्जन मोशन या अभिसारी गति, जब टकराएगी दो प्लेटें तो यहाँ बीच में क्या बनेगा? पर्वतों का निर्माण।
ये निशान मैग्मा का है। ये मैग्मा इससे फैलेगा। अब ये प्लेटें जब नजदीक आई, थोड़ी सी भी हलचल हुई तो बीच का मैग्मा दबा बाहर निकलेगा, नाम क्या बन क्या गया? पर्वत। और नजदीक आएगा तो और नजदीक आएगा तो और प्रेशर बढ़ेगा। जब प्लेटें नजदीक आई थोड़ी सी तो यहां बन गया यहां पर्वत का निर्माण। अब और नजदीक आएगा तो अंदर का मैग्मा और दबेगा, और अंदर का मैग्मा जब दबेगा तो कई बार इसके अंदर जाएगा पर्वत चोटी के, और इसके कॉर्नर पर यहां पर तोड़कर क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये पर्वत चोटी बनी है, इसको भी तोड़ के इसके ऊपर से क्या होगा? और ज़्यादा ज्वालामुखी फटेगा। तो पहले जब नज़दीक आएगी तो क्या बन जाएगा? पर्वतों का निर्माण। और नज़दीक आएगी यही पर्वत चोटी को तोड़कर क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसी पर्वत चोटी को तोड़कर बाहर निकलेगा, इसको नाम क्या देंगे? ज्वालामुखी। इसका मतलब ये हुआ इन पर्वतों के ऊंचे ऊंचे भागों पर भी यहां पर क्या बन जाएंगे? ज्वालामुखी। हो सकता है ये यहां से तोड़कर बाहर निकल जाए, यहां पर भी ज्वालामुखी बन जाए, इस जगह पर भी हो सकता है। इस स्थान पर प्रेशर डालें, यहां पर ज्वालामुखी फट जाए, तो इसका मतलब दुनिया के जितने ज्यादातर ऊंचे ऊंचे पर्वत है उनकी पर्वत चोटियों पर भी क्या फटे हुए? ज्वालामुखी आते हैं। तो प्लेटें जब नजदीक आएगी तो पर्वत का निर्माण हुआ, और नजदीक आएगी तो मैग्मा और दबेगा। ये और नजदीक आएगी और दबेगा तो और ज्यादा प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालेगा तो इन पर्वत चोटियों के ऊपरी भागों पर तोड़कर क्या निकल जाएंगे? ज्वालामुखियों का निर्माण होगा। ये बात समझ में आई है? नहीं बताइए। तो ऐसा ही कुछ दुनिया भर में हुआ है। पहले जो अर्थात प्लेट की इसमें उदाहरण दूं मैं आपको, इन्हीं पर्वतों पर यहां पर एक ज्वालामुखी फटा है। इस ज्वालामुखी का नाम कहलाता है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी। यहीं पर एक ज्वालामुखी और है, नाम कहलाता है चिम्बोरेजो। कोटोपैक्सी और चिम्बोरेजो। यहां पर एक ज्वालामुखी है पेरू देश में, नाम कहलाता है पिचू पिचू ज्वालामुखी। यहां पर एक ज्वालामुखी फटा है रेंडियर। शास्ता। ये बात समझ में आई है? नहीं बताइए। पिचू पिचू ज्वालामुखी पेरू देश में, कोटोपैक्सी चिम्बोरेजो इक्वेडोर देश आता है यहाँ पर शास्ता ज्वालामुखी, रेंडियर ज्वालामुखी यूएसए देश में। दुनिया के ज़्यादातर बड़े बड़े ज्वालामुखी है वो सारे का पर्वतों के ऊंचे भागों पर आ रहे हैं। पर्वतों में और नज़दीक आ रहा है, अंदर से मैग्मा निकल रहा है और ज्वालामुखियों का क्या हो रहा है? निर्माण। इन्हीं पर्वतों के ऊंचे भाग। ये दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो कहा जाता है जिससे लावा का उद्गार हो रहा है। सक्रिय ज्वालामुखी जिससे लावा का हमेशा उद्गार होता रहता है, क्या कहलाता है? सक्रिय। तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, नाम क्या कहलाता है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये बात समझ में आई है? नहीं बताइए। कोटोपैक्सी, चिम्बोरेजो, पिचू पिचू ज्वालामुखी, रेंडियर, शास्ता। अब यहां पर अलास्का क्षेत्र में ये पर्वतीय भाग है, यहां पर इधर तो अलास्का क्षेत्र, ये अमेरिका का पार्ट कहलाता है अलास्का, यूएसए का पार्ट है अलास्का। यहां पर भी प्लेटें आपस में क्या हो रही है? भूमि के भाग आपस में टकरा रहे हैं। इस किनारे पर भी यहाँ भी परत है, लेकिन यहाँ पर ये 0 डिग्री से काफ़ी दूर है। देखो 0 डिग्री से काफ़ी क्या है? दूर है। तो ये तो ध्रुवीय क्षेत्र हो गया एक तरीके से। और यहाँ पर तो क्या जमी रहेगी? बर्फ। यहाँ पर जमी रहेगी बर्फ, और इस बर्फ के भाग में जब ज्वालामुखी फटेगा, एकदम गर्मा गर्म मैग्मा 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाला, और एकदम ठंडी ऊपर क्या जम रखी है? बर्फ। एकदम ठंडी बर्फ और एकदम गर्मा गर्म मैग्मा
जब तोड़कर क्या निकलेगा, बाहर। तो एकदम ठंडे में एकदम गर्म संपर्क होगा, आधा बाल्टी एकदम गर्म जल में एकदम ठंडा जल डालो बर्फीला, तो डाल दिया तो क्या बनेगी, भाप बनेगी। गर्म और ठंडे जल मिलेगा तो क्या बनेगी, भाप बनेगी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, एकदम गर्म जल में एकदम ठंडा जल यहाँ पर जब मिलेगा तो एकदम ठंडे बर्फीले क्षेत्र में एकदम गर्मा गर्म मैग्मा जब निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगी, भाप बनेगी। हजारों की संख्या में छोटे बड़े यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी है। हजारों की संख्या में छोटे बड़े ज्वालामुखी है, इसलिए और उन सब से क्या निकलेगा, भाप निकलेगी, धुआं जैसे निकलेगा, भाप निकलेगी अंदर से। इसलिए अलास्का का उपनाम क्या पड़ गया है, 10,000 धुओं की घाटी। अलास्का का उपनाम है 10,000 धुओं की घाटी कहा जाता है, ये अलास्का का नाम कहलाता है। अलास्का का उपनाम है 10,000 धुओं की घाटी कहलाती है। कोई दिक्कत? अलास्का का उपनाम क्यों पड़ा, बात समझ में आई? क्योंकि प्लेटें टकरा रही है, गर्मा गर्म मैग्मा अंदर से और ऊपर ठंडी बर्फ आपस में संपर्क में आएगी, संपर्क में आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, हजारों की संख्या में यहाँ पर धुएं जैसा निकलेगा ज्वालामुखी से, इसलिए इसका उपनाम पड़ गया 10,000 धुओं की घाटी, उपनाम कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो बड़े बड़े ज्वालामुखियों का निर्माण होगा पर्वतों के इन भागों पर। तो प्लेटों की जब भी अभिसारी गति होगी तो प्लेटों के पर्वत का निर्माण होगा और पर्वतों के ऊंचे भागों पर क्या पाए जाएंगे, ज्वालामुखी पाए जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हर बार ज्वालामुखी हो, कई बार इतना प्रेशर नहीं डाल पाया, पर्वत चोटियों को तोड़ नहीं पाया तो अंदर नहीं आएगा, और कई बार तोड़कर निकल जाएगा तो क्या होगा, ज्वालामुखी आ जाएगा। हिमालय में ज्वालामुखी नहीं फटे हैं देखो आप, बाकी ज़्यादातर बड़े बड़े पर्वतों में क्या हुआ है, फट गए। तो अंदर से कई बार फट पाएगा, कई बार नहीं भी फटेगा ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखियों में। तो यहाँ बातें समझ में आई है नहीं? प्लेटों के अर्थ किसे कहते हैं, बड़ी प्लेटें कितनी है, 7। अब मैं दर्शा रहा हूँ छोटी प्लेटें भी होती है और महाद्वीप और महासागर के अनुसार प्लेटों के प्रकार, ये भी जरा देखना। पहले मैं आता हूँ ये वाला, इसको जरा समझना, लास्ट में आऊँगा छोटी प्लेटें। महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय महासागर, महाद्वीप और महासागर के आधार पर प्लेटों के प्रकार देखना। ये जो प्लेट है दक्षिण अमेरिकन प्लेट, ये महाद्वीप से भी बनी है और महासागर के भाग से भी बनी है, तो प्लेट क्या कहलाएगी, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। इसमें भी महाद्वीप भी है और महासागर भी है, नाम क्या कहलाएगा, महाद्वीपीय महासागरीय। लेकिन यूरेशियाई प्लेट देखो आप, ज्यादातर हिस्सा वह प्लेट जिसका अधिकांश भाग महाद्वीपों से बना होता है, नाम क्या कहलाती है, महाद्वीपीय प्लेट। तो ये प्लेट कैसा उदाहरण है, महाद्वीपीय प्लेट का ज्यादातर हिस्सा, इसमें देखो आधा हिस्सा भूमि का और आधा जल का, आधी भूमि आधा जल, तो ये प्लेट कहलाएगी महाद्वीपीय महासागरीय। महाद्वीपीय महासागरीय, ये भी महाद्वीपीय और महासागरीय। लेकिन यूरेशियाई प्लेट किसका उदाहरण है, महाद्वीपीय प्लेट का। यहां पर लिख रहा हूं मैं महाद्वीपीय प्लेट। ये महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। और ये वाली प्लेट देखिएगा आप, प्रशांत महासागर की प्लेट है ये पूरी क्या है, समुद्र। और ये गोल होगी पृथ्वी तो ये हिस्सा इधर आ जाएगा, ये भी क्या है, समुद्र। तो ये पूरी प्लेट किससे बनी, सागर से। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट कैसे प्लेट का उदाहरण है, महासागरीय। और जबकि ये प्लेट है महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों, ये वाली प्लेट भी महाद्वीप और बीच में महासागर, महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर। ये ज़्यादातर हिस्सा महाद्वीप से, ये महाद्वीपीय महासागरीय, और ये वाली केवल किससे बनी है, महासागरीय प्लेट। तो 3 तरह की प्लेटें होती है, ये कहलाएगी महासागरीय प्लेट। यह बात समझ में आई है, नहीं बताइए। प्लेटें 3 प्रकार की होती है, महाद्वीप और महासागर के आधार पर इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। महाद्वीपीय प्लेट ऐसी प्लेट जिसका अधिकांश भाग महाद्वीपों से बना होता है, नाम क्या कहलाता है, महाद्वीपीय प्लेट, जैसे यूरेशियाई प्लेट। महासागरीय प्लेट ऐसी प्लेट जिसका अधिकांश भाग महासागरों से मिलकर बना होता है, महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट,
ऐसी प्लेट जो महाद्वीप और महासागर दोनों से मिलकर बनी होती है नाम कहलाती है महाद्वीपीय महासागरीय। जैसे अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, ये उदाहरण किसके? महाद्वीपीय महासागरीय। कोई समस्या? ये हमने पढ़ चुके, ये मैंने बता दिया। ये बड़ी प्लेटें बता दी कितनी है? 7 नाम इनके। अब आते हैं छोटी प्लेटें क्या है, ये आपके सामने रख रहा हूं, छोटी प्लेटें। कई बार ऐसा होता है, देखिए इस चित्र में, ये प्लेटें जब आपस में टकराई, यहां पर आकर मान लीजिए ये दोनों प्लेटें टकरा रही है, ये आपस में आकर दोनों एक दूसरे टकरा जाएगी, तो कई बार ऐसा होता है कि ये इसका टुकड़ा यहां से टूटकर ऐसे टुकड़ा टूट जाए, बड़ी जोर से यहां पे टक्कर लगे, यहां से टक्कर लग रही है तो ये हिस्सा यहां से क्रैक आ सकता है। ये अपने आप में क्या बन गया? छोटा हिस्सा। तो प्लेटें जब टकराती है तो ये हिस्सा अलग बन गया, हो सकता है ये वाला हिस्सा भी एक टूटकर इससे अलग हो जाए, ऐसा भी तो बन सकता है। ये प्लेटें क्या कहलाती है? छोटी प्लेटें। तो ये बड़ी प्लेटों के हिस्से होते हैं, नाम क्या कहलाती है? छोटी प्लेटें। तो छोटी प्लेटों की कुल संख्या कितनी है? 120, 120। लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख प्लेटें हैं, वो इस प्रकार है। छोटी प्लेटों में भी, छोटी प्लेटों की कुल संख्या 120, बड़ी प्लेटों की संख्या 7। तो छोटी प्लेटों के भी कुछ नाम है यहाँ पर। ये छोटी प्लेट कहलाएगी, ये वाला जो हिस्सा है ये इतना, ये एक अलग से हिस्सा हो गया है, ये एक अलग हिस्सा है। दूसरा, यहां पर एक प्लेट का हिस्सा अलग है, ये एक हिस्सा अलग है यहां पर। एक पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये अलग अलग ऐसे टुकड़े बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये 8 ऐसी छोटी छोटी भी बता रहा हूँ जो 120 प्लेटों में, कुछ छोटी में भी इंपॉर्टेंट प्लेट है, उनके नामकरण आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिएगा, इस प्लेट का नाम कहलाता है जुआन डी फूका प्लेट, कैकोस प्लेट, नाज़का प्लेट, स्कोशिया प्लेट, अरेबियन प्लेट, कैरोलिन प्लेट। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटें दर्शाई, जुआन डी फूका, कैकोस, नाज़का। ये तीनों छोटी प्लेटें कौन सी प्लेट का भाग है? प्रशांत महासागरीय प्लेट का। और ये कैरेबियन प्लेट किसका भाग है? उत्तरी अमेरिकन। स्कोशिया प्लेट दक्षिण अमेरिका। ऐसे ही यहाँ पर एक प्लेट है अरेबियन प्लेट, ये कहलाती है फिलीपींस देश है, यहाँ पर द्वीपों के रूप में लुजोन, मिंडानाओ, फिलीपाइन। और ये प्लेट का नाम कहलाता है कैरोलिन प्लेट कहलाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी प्लेटों के नाम हुए। इस बार फर्स्ट ग्रेड भूगोल के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से इन प्लेटों को उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में सजाइए। उत्तर से दक्षिण दिशा
कौन कौन से? जुआन डी फूका, स्कोशिया, नाजका और कैकोस। उत्तर से दक्षिण में सजाना है, नॉर्थ टू साउथ। पहली कौन सी आएगी? जुआन डी फूका, कैकोस, फिर नाजका, फिर स्कोशिया, क्योंकि शुरुआत यहाँ से है तो पहले नॉर्थ में जुआन डी फूका, कैकोस, नाजका और स्कोशिया। ये इस बार फर्स्ट ग्रेड भूगोल में आया हुआ प्रश्न है। तो बड़ी प्लेट है और छोटी प्लेट है। तुर्की में भूकंप क्यों आया? क्योंकि इस अरेबियन प्लेट में हलचल हुई। यहाँ पर टर्की भी देखो, यहाँ पर है, इस जगह पर आ रहा है, प्लेट के किनारे पर है। टर्की कहाँ पर आ रहा है? प्लेट के किनारे पर। इन प्लेटों में जरा सी भी हलचल होगी भूकंप आएगा। इस अरेबियन प्लेट में जरा सी भी हलचल होगी, यहाँ पर क्या होगा? भूकंप आएगा। तो टर्की में भूकंप आने का कारण, टर्की कहाँ पर है? प्लेटों की बाउंड्री पर। इसका मतलब दुनिया के जितने भी देश जो बाउंड्री पर स्थित है, जो इस किनारे पर आ रहे हैं, येलो लाइन जो ग्रीन है, इस ब्लैक वाली लाइन के किनारे पर, वहां पर दुनिया में हमेशा क्या आएंगे? भूकंप। दुनिया में भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? जापान। सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? जापान। जापान भी देखो इसी जगह पर स्थित है। ये देश का नाम कहलाता है जापान कहलाता है। ये जापान है। जापान में भूकंप आने का कारण भी यही रहता है, ये प्लेटों के क्या, बिल्कुल किनारे वाले भाग पर। जहां भी प्लेटों के किनारे होंगे, किनारे मतलब जहां भी प्लेटें टकराएगी या नजदीक आएगी, दूर जाएगी, किनारे वाले भागों पर हमेशा क्या होंगे? भूकंप और ज्वालामुखी आएंगे। इसलिए ज्वालामुखी में तब तो, जब तो जापान में ज्वालामुखी भी आना चाहिए, प्लेटों के किनारे वाले भाग पर है। जहां जहां पर किनारे होंगे वहां वहां पर क्या आएंगे? ज्वालामुखी और भूकंप आएंगे। यहां पर भूकंप आने की संभावना नहीं है या ज्वालामुखी नहीं फटेगा, लेकिन इस कॉर्नर पर जहां कहीं भी है वहां सब जगह क्या आएंगे? ज्वालामुखी। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ज्वालामुखी हैं, विश्व के लगभग 99% भूकंप और ज्वालामुखी कहां पर आते हैं? प्लेटों के किनारे। एकाध ज्वालामुखी, एकाध प्रतिशत अपवाद स्वरूप बीच में भी आता है। 99% ज्वालामुखी कहां पर आते हैं? किनारे वाले भागों पर। किनारे वाले भागों पर आते हैं। और यहीं पर देखो एक ज्वालामुखी है जापान देश में, यहाँ पर इस ज्वालामुखी का नाम कहलाता है फ्यूजियामा। फिलीपींस देश में ज्वालामुखी है मेयोन व ताल। मेयोन ज्वालामुखी, ताल ज्वालामुखी फिलीपींस देश के हैं। यहां पर देखो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट का किनारा है और इस प्लेट का भी किनारा है। यहां पर यहां तो दुनिया का सबसे विस्फोटक और खतरनाक ज्वालामुखी नाम है क्राकाताओ ज्वालामुखी। इंडोनेशिया देश का क्राकाताओ ज्वालामुखी ऐसी जगह पर है, या नाम लिख रहा हूं क्राकाताओ। भारत में ज्वालामुखी कहां पर है? भारत में कोई ज्वालामुखी है? बैरन। ये बैरन कहां पर आता है? अंडमान निकोबार में। यहां पर है देखो ज्वालामुखी, ये भी किनारे पर ही है। नाम क्या कहलाता है? बैरन। इस इंडो ऑस्ट्रल प्लेट का किनारा है। अंडमान निकोबार यहीं पर ही आता है। यहां पर है बैरन ज्वालामुखी। एक म्यांमार देश में ज्वालामुखी है, उसका नाम कहलाता है पोपा ज्वालामुखी। ईरान देश में यहां पर 2 ज्वालामुखी है। देवमंद और दूसरा कहलाता है कोह सुल्तान। विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम कहलाता है एटना ज्वालामुखी। एटना ज्वालामुखी यहां पर आता है इस जगह पर, इसका नाम कहलाता है एटना। एक इटली देश का एक ज्वालामुखी और स्ट्रोम्बोली एक ज्वालामुखी है वेसुवियस। ये सारे यहीं पर ही है, एटना, स्ट्रोम्बोली और वेसुवियस। 3 ज्वालामुखी हैं, यहां पर तीनों के नाम लिख रहा हूं। ये कहलाता है एटना, ये कहलाता है वेसुवियस, और ये कहलाता है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली, एटना और वेसुवियस तीनों ज्वालामुखी इटली देश के हैं। देखो किनारे पर है सारे ज्वालामुखी, यहाँ किनारे पर, यहाँ किनारे पर, यहाँ किनारे पर, इधर किनारे पर, यहाँ किनारे पर, यहाँ भी, इधर भी, सब जगह दुनिया के जितने किनारे वाले भाग है
वहीं पर दुनिया के बड़े बड़े क्या है ज्वालामुखी, ये भी किनारे पर, यहाँ पर भी दोनों किनारे पर, इधर भी किनारे पर, बड़े बड़े जितने भी ज्वालामुखी सारे कहाँ पर है, महाद्वीपों के किनारे, इन प्लेटों के किनारे वाले भागों पर। यहाँ पर भी एक ज्वालामुखी है, यहाँ पर एक द्वीप है आइसलैंड, यहाँ पर ज्वालामुखी है हेखला। ये देखो इस प्लेट का भी किनारा है और इसका भी किनारा हो गया, इस प्लेट का किनारा और इसका भी किनारा, किनारे वाले भाग पर यहाँ ज्वालामुखी नाम कहलाता है हेखला ज्वालामुखी। तो इसका मतलब जब हम ज्वालामुखी टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर, तो ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं, दुनिया के ज़्यादातर ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं, प्लेटों के किनारे वाले भागों पर। भूकंप कहाँ पर आते हैं, किनारे वाले भागों पर। इसकी व्याख्या करूंगा। ज्वालामुखी सक्रिय, सुसुप्त और मृत प्रकार के। वितरण इनका, तो वितरण वही होगा जहां पर प्लेटों का क्या होगा, किनारा होगा। यही आपको उसमें समझ में आएगा। और प्रभाव क्या पढ़ेंगे, भूकंप ज्वालामुखियों के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव होंगे, चर्चा करेंगे। तो ये इस टॉपिक का भी क्या है, बेस है। प्लेट टेक्टोनिक्स जो सिद्धांत बताया कि विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी व भूकंप कहां पर आते हैं, प्लेटों के किनारे वाले भागों पर। बात क्लियर है। तो यहां पर कल आएंगे, आगे चर्चा करेंगे इसी के अंतर्गत। समय हो गया आज, कल आएंगे इसी टॉपिक में, आगे और चर्चा करेंगे। बातें समझ में आई है नहीं, बताइए। प्लेट वर्तन के सिद्धांत क्या है और उसके बारे में ये नोट करके रखना। कल आएंगे, इसी को लिखेंगे, चित्र बनाएंगे। बड़ी प्लेट है, छोटी प्लेट है, महाद्वीप, महासागर, गतियां, प्रभाव इनके, ये सारे बिंदु वर्णन करेंगे। धन्यवाद।